तो आज इस वीडियो में हम पवारकालीन प्रशासन पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बेटा? पवारकालीन प्रशासन। तो परमारकालीन प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बिल्कुल मतलब व्यवस्थित प्रशासन नहीं है, क्योंकि शुरुआत हो गई थी चांदपुरगढ़ से, उसके बाद देवलगढ़ आए, फिर उसके बाद याद होगा आपको कि श्रीनगर में किस तरीके से गोरखाओं का आक्रमण हुआ, फिर राज्य बिल्कुल हट गया, फिर टिहरी के राजाओं ने थोड़ा प्रशासन को दूसरे तरीके से चलाया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि प्रशासन को एक रूपता देने की और व्यवस्थित करने की। दूसरी चीज आपको बता दूं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रशासन से संबंधित बड़े प्रश्न पेपरों में आ रहे हैं। किससे संबंधित? प्रशासन से संबंधित बड़े प्रश्न पेपरों में आ रहे हैं। तो इसलिए ये टॉपिक जब हमारा पूरा हो जाएगा तो प्रशासन से संबंधित सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, आइए जरा शुरू करें। ठीक है, तो चलो, तो शुरू इससे पहले करें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आज तक पहुंचता है। तो आइए शुरू करते हैं। परमारकालीन प्रशासन को देखो, आप बोर्ड पर मैंने दो तरीके से डिवाइड किया है। पहले ये आगे वाला पार्ट आप देखें, उसके बाद ये वाले पार्ट पर। तो पहले आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए। पवारकालीन प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होती थी उसे कहा जाता था गढ़। क्या कहा जाता था बेटा? गढ़। देखा होगा आज भी इन्हीं गढ़ों की वजह से हम अपने क्षेत्र को क्या कहते हैं? गढ़वाल कहते हैं, है ना। तो गढ़ का जो हेड होता था, यानी जो प्रमुख होता था, आप उसे गढ़पति कहते थे, यानी राजा था वो, लेकिन ज्यादातर जगहों पर उसका नाम गढ़पति कहा गया। क्या कहा गया? गढ़ जो होता था वो मंडलों में विभाजित होता था, जैसे आज देश जो है वो राज्यों में विभाजित होता है, तो गढ़ उस तरीके से मंडलों में विभाजित होता था। और मंडल के हेड को कहा जाता था कमीण। क्या कहा जाता था बेटा? कमीण। मंडल के नीचे जो होता था वो होता था परगना, यानी जो मंडल होता था वो परगनों में विभाजित होता था। और परगने का जो अधिकारी होता था उसे फौजदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फौजदार। लेकिन कई जगहों पर फौजदार के लिए शब्द थोकदार का भी प्रयोग किया गया है, तो इसलिए मैंने परगने के दो प्रमुख बताए हैं, फौजदार और थोकदार। नीचे आइए, पट्टी का प्रमुख हेड जो होता था, क्योंकि परगना जो होता था वो पट्टी में विभाजित होता था, और पट्टी का जो हेड होता था उसको सयाना कहा जाता है। और अंग्रेजों के जमाने में उसको फिर बाद में पटवारी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? यानी पट्टी का हेड पटवारी। अभी भी होता है ना उत्तराखंड में पटवारी। ठीक, अब उसके नीचे पट्टी जो होता था वो गांव में विभाजित होता था, आज भी गांव है। और गांव के प्रमुख को करदार, या बाद में अंग्रेजों के जमाने में या जटीरी राजशाही में उसे फिर प्रधान भी कहा जाने लगा। शुरुआत में उसे करदार नाम दिया जाता था। तो समझे इस बात को, मैंने एक बार आपको समझा दिया, दोबारा इसे समझे। सबसे ऊपर गढ़ होता था, गढ़ के हेड को गढ़पति कहा जाता था। गढ़ मंडलों में विभाजित होता था, मंडलों के हेड को कमीण कहा जाता था। मंडल परगनों में विभाजित होता था, परगनों के हेड को फौजदार या थोकदार कहा जाता था। परगना पट्टियों में विभाजित होता था और पट्टी के हेड को सयाना या पटवारी कहा जाता था। और पट्टी गांव में विभाजित होती थी और गांव के हेड को करदार या प्रधान कहा जाता था। यानी कई गांव जो होते थे उनमें जो अधिकारी होते थे, खासकर इन अधिकारियों का काम प्रशासन चलाना नहीं होता था, ये भू राजस्व इकट्ठा करने वाले होते थे, तो उन्हें करदार या प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठीक, यहां से अब अपना दिमाग हटा दीजिएगा, अब इस वाले पॉइंट पे आइएगा। मैं केंद्रीय प्रशासन की बात करता हूं कि टिहरी में राजधानी के अंदर प्रशासन किस तरीके का था। अब उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि हम गढ़ में किस तरीके का शासन चलाया जा रहा था। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो टिहरी राजशाही में प्रशासन दो तरीके से डिवाइड था। एक प्रकार के वो लोग थे जो राजा को प्रशासन में परामर्श देते थे, यानी एडवाइस देते थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कार्यपालिका थे। अब तुम सोच रहे होंगे सर एक कार्यपालिका क्या होता है? परामर्श तो मुझे समझ में आ गया। परामर्श क्या है? कि राजा को राज्य चलाने में परामर्श देने वाली एक संघ संस्था होती थी, जिसे हम परामर्शदाता नाम दिया गया, है ना। लेकिन पॉइंट है सर कार्यपालिका क्या होता है? आज भी कार्यपालिका होता है, उसे इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहते हैं। कार्यपालिका किसे कहते हैं? देखो, राजा के द्वारा कोई भी नियम कानून बनाएगा और उस कानून को लागू कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य, यानी मंत्री संतरी जितने भी होते हैं हम उन्हें कार्यपालिका नाम देंगे। ठीक है, तो प्रशासन जो था वो दो भागों में डिवाइड था। एक तरफ थे परामर्शदाता, दूसरी तरफ था कार्यपालिका। परामर्शदाता का मुख्य जो होता था, मुखिया इस विभाग का, उसे कहा जाता था मति सचिव। क्या होता था? मति सचिव। जबकि कार्यपालिका का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था कर्म सचिव। क्या कहा जाता था बेटा? कर्म सचिव। ठीक है, अब आइए परामर्शदाता पर आते हैं। सबसे ऊपर परामर्शदाता जो होता था, विभाग का प्रमुख, उसे मति सचिव कहा जाता था।
उसके नीचे सेकंड नंबर पे जो व्यक्ति होता था परामर्शदाता, उसे कुमार कहते थे। क्या कहा जाता है? तो कई जगह इसे टीका कुमार भी कहा गया है। कुमार राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। कुमार कौन होता था? राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता था। आप इसे कहीं पे लिख भी सकते हैं। कुमार के नीचे गुरु होता था। गुरु का मतलब राजगुरु। राजगुरु वो गुरु होता था जिसे राजा की तरफ से राज पुरोहित का दर्जा दिया जाता था। यानी राज्य का सबसे बड़ा जो पुरोहित है, या जो आप इसे समझ सकते हैं गुरु है, कोई ब्राह्मण होगा, उसे आप राजगुरु कहा जाता था। और उसके नीचे जो परामर्शदाता होता था, वो होता था पुरोहित। कौन होता था? पुरोहित। क्या आप इस बात को समझो? सबसे ऊपर परामर्शदाता का प्रमुख मति सचिव, उसके नीचे कुमार। कुमार कौन होता था? राजा का ज्येष्ठ पुत्र। आप उसे उत्तराधिकारी भी आप समझ सकते हैं। थर्ड नंबर पे गुरु यानी राजगुरु होता था, और चौथे नंबर पे जो होता था वो होता था पुरोहित। क्लियर हुई चीजें? ठीक, आइए इधर आइए कार्यपालिका पर। कार्यपालिका की अगर मैं बात करूं तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था कर्म सचिव। क्या कहा जाता था? कर्म सचिव। पेपर में ऐसे प्रश्न बड़े पूछे जाते, ध्यान रहे। कर्म सचिव के नीचे सेकंड नंबर पर जो तगड़ा व्यक्ति होता था वो था मुख्तार। क्या होता था? ये बहुत पावरफुल होता था मुख्तार। जब कभी टिहरी राजशाही में कोई कमजोर राजा होता था, कमजोर कोई शासक है, या कोई आप ये समझ सकते हैं अवयस्क राजा है, तो उसके स्थान पर मुख्य जो प्रशासन को देखने वाला व्यक्ति होता था वो होता था मुख्तार। आप उसे महामंत्री कहते थे। क्या कहते थे? यानी देखो, कई ऐसा भी वक्त आया जब राजा वयस्क नहीं था, अवयस्क था, बच्चा था, और उसकी मां ने शासन चलाया, लेकिन मां शासन जो चलाती थी उसमें प्रमुख भूमिका होती थी मुख्तार की। किसकी होती थी? तो कमजोर शासक या अवयस्क शासकों के समय मुख्तार राजकाज का जो भार था वो अपने पास ले लेता था। क्लियर हुई बात? ठीक, आइए नीचे थर्ड नंबर पे होता था वजीर। क्या होता था? वजीर। ये मुख्य प्रशासन का अध्यक्ष होता था, यानी प्रशासन को देखना असली काम इसका होता था। मुख्तार के नीचे काम करता था वजीर, और वजीर के नीचे जो बंदा काम करता था वो था दीवान। क्या था? दीवान। दीवान जो होता था वो सेनापति होता था। कई जगहों पर हमने ऐसा भी देखा कि जब वजीर और दीवान का पद एक ही व्यक्ति को दिया गया। कई बार हमने ऐसा भी देखा टिहरी राजशाही में कि वजीर और दीवान का पद एक ही व्यक्ति को दिया गया। आप पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो आपको ये परमारकालीन प्रशासन को जो दो भागों में मैंने डिवाइड किया वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगला पॉइंट हमारा है कुछ अन्य प्रमुख पदाधिकारी, क्योंकि जो हमने अभी तक जो पदाधिकारी पढ़े हैं वो थे ही, लेकिन कुछ अन्य भी पदाधिकारी जिनके बारे में मैंने बताया नहीं है। सबसे पहले पदाधिकारी थी महिषी। पद का नाम क्या था? किसे कहा जाता था? मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। उसके नीचे होता था गोलदार। कौन होता था? गोलदार। गोलदार जो था वो राजधानी का सुरक्षा अधिकारी था। ध्यान से सुनना एक एक बात को, और ऐसे सुन मत रहा करो। जब तक इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक तुम्हें याद नहीं होगा। तुम यहीं बैठे रहोगे, कहीं और तुम्हारा दिमाग जा रखा है। वो क्या ना, प्रेजेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, वो तुम्हें नुकसान करेगा। दिमाग यही, जब बॉडी यही है तो दिमाग भी यही रखा है। गोलदार कौन थे? राजधानी के सुरक्षा अधिकारी। श्रीनगर जैसे, टिहरी जैसे बड़ी बड़ी राजधानियां थी, वहां के सुरक्षा अधिकारी गोलदार। थर्ड नंबर पर पद का नाम है नेगी। नेगी कौन थे? संभ्रांत क्षेत्रीय प्रतिनिधि, अधिकारी नहीं, सॉरी, संभ्रांत क्षेत्रीय प्रतिनिधि। कौन थे? संभ्रांत क्षेत्रीय प्रतिनिधि। हाँ, लोगों के प्रतिनिधि थे, जनता के प्रतिनिधि, नेगी कहा जाता है। चौथे नंबर पे व्यक्ति है देवालयाध्यक्ष। देवल किसे कहते हैं? देवालय मंदिर को। तो मंदिरों के प्रमुख का नाम था देवालयाध्यक्ष। ठीक है। उसके बाद पांचवें नंबर पे जो अधिकारी था, पदाधिकारी था, उसका नाम था चणु। अधिकारी बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, काम का पद था वो भी। पद क्या था? तीव्र संदेश वाहक। बहुत तेजी के साथ, अब आजकल तो भैया ईमेल हो गया, ईमेल से पहले पहले फैक्स था, अभी भी है फैक्स चल रहा। तो अब क्या है, तब की बात क्या था? तब कौन था? चणु था, जो तीव्र संदेश वाहक था। और छठे नंबर पे एक पद होता था चोपदार। क्या नाम था? चोपदार। कौन होता था? राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला। जब राजा चलता था, एक तो छतरी लेके उसके साथ, और एक चांदी का डंडा रखा होता था किसी ने, उसे बोला जाता था चोपदार। क्या कहा जाता था? चोपदार। इस तरीके से ये प्रमुख अधिकारी थे, महिषी, गोलदार, नेगी, देवालयाध्यक्ष, चणु और चोपदार। पेपर में क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? या तो पूछ लेगा कि भाई राजधानी का मुख्य सुरक्षा अधिकारी क्या था, ऐसे वन लाइनर में पूछेगा, या आपको कई बार क्या करने के लिए दे देगा? मैचिंग करने के लिए दे देगा। इधर 4 लेकर यहाँ वाले ऊपर नीचे कर दे, मतलब मैच करके बताओ ये कौन सा अधिकारी था। अब देख रहे होंगे हम यूके एसएससी या यूके पीएससी में
इसी तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारा तीसरा पॉइंट है बेटा भू व्यवस्था। क्या है? भू व्यवस्था। कि भू व्यवस्था किस तरीके की थी पवार काल में। मैंने वैसे लिस्ट बताता हूं कि मैं आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, कल से मैं फिर उस प्रकार की लिस्ट बना दूंगा। आइए, अब भू व्यवस्था में किस तरीके का, देखो भूमि का स्वामी जो होता था परमार काल में, जो भूमि का स्वामी होता था, कौन होता था बेटा? भूमि का स्वामी। उत्साहवास, ऐसे ही इंटरेक्शन देना तभी तो अच्छा लगता है। भूमि का स्वामी होता था राजा, मतलब भूमि का मालिक राजा है, इस बात को याद रखो। अब राजा तो ऐसा तो है नहीं कि खुद के पास ही भूमि रखेगा। किसान है, अलग अलग लोग हैं, किसानों को भूमि देना है, तो अन्न कहां से उपजेगा, रेवेन्यू कहां से आएगा? तो राजा जो है अपनी जो भूमि है, जो भूमि का मालिक हुआ, वो भूमि का स्वामित्व दूसरे व्यक्तियों को देता था। किसको देता था? दूसरे व्यक्तियों को देता था। और स्वामित्व को दूसरे व्यक्तियों को देने के आधार पर हम परमार काल में जो भूमि है उसे 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बेटा? भूमि को हम 3 भागों में बांटते हैं, समझना थोड़ा सा। पहली भूमि है बेटा या फिर विष्णु प्रीति। पहली प्रकार की भूमि है जो किसी को देता है, तो किस तरीके से देता है? तो पहला तरीका संकल्प या विष्णु प्रीति के रूप में देता है। दूसरा प्रकार है कि वो जागीर के रूप में देता है। किस रूप में? जागीर के रूप में। और तीसरा प्रकार किस रूप में देता है? रौत भूमि के रूप में देता है। यानी जागीर भूमि होती है, रौत भूमि होती है, और संकल्प या विष्णु प्रीति भूमि। तो राजा जो है अपनी भूमि को दूसरे व्यक्ति को जो स्वामित्व देता है, तो वो 3 तरीके से देता है। पहला देता है संकल्प या विष्णु प्रीति, दूसरा देता है जागीर भूमि, और तीसरा देता है रौत भूमि। ये तीनों होती क्या है, इस पर बात करते हैं। संकल्प या विष्णु प्रीति जो भूमि दी जाती है, वो दी जाती है विद्वान ब्राह्मणों को। किसको दी जाती है? विद्वान ब्राह्मणों को। जो राज्य में बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उन्हें संकल्प या विष्णु प्रीति के रूप में भूमि दी जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, इस विष्णु प्रीति के अंतर्गत एक और भूमि आप देखोगे, इसी तरीके से भूमि होती है, अभी मैं थोड़ी देर में उसके बारे में बात करूंगा। वो होगी अग्रहार भूमि। कैसे होगी? अग्रहार भूमि। अग्रहार भूमि भी ब्राह्मणों को दी जाती थी, लेकिन कुछ और कारणों से। लेकिन विद्वान ब्राह्मणों को जो दी रहा है, फिलहाल इसको समझो कि वो विष्णु प्रीति के रूप में दी जा रही। किस रूप में दी जा रही? विष्णु प्रीति। अच्छा, दूसरी प्रकार की भूमि है जागीर भूमि। राज्य के पदाधिकारियों को कभी कभी वेतन या कुछ और कार्यों से जब भूमि दी जाती थी, तो उसे कहा जाता था जागीर भूमि। क्या कहा जाता था बेटा? तीसरे नंबर की जो भूमि है उसका नाम है रौत भूमि। कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। राज्य में वीर सैनिकों को, पॉइंट सुनना, राज्य में वीर सैनिकों को उनकी वीरता के बदले पुरस्कार के रूप में जो भूमि दी जाती थी, उसे कहा जाता था रौत भूमि। क्या कहा जाता था? रौत। तो भूमि जो है वो प्रवार काल में 3 प्रकार से दी जाती थी। पहला संकल्प और विष्णु प्रीति। विष्णु प्रीति आप समझ लो, ब्राह्मणों को दी जा रही है। दूसरी थी जागीर भूमि, राज्य के पदाधिकारियों को दी जा रही है। तीसरी थी रौत भूमि, किसे दी जा रही है? सैनिकों को उनकी वीरता प्रदर्शन के रूप में। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब अगला पॉइंट पर आइए जरा। इसके अतिरिक्त, इन तीनों भूमियों के अतिरिक्त भी भूमि दान दी जाती, सॉरी, भूमि के बारे में बात की, दान नहीं। इन तीनों के अतिरिक्त भी परमार काल में भूमियों के बारे में वर्णन है। तो वो भूमियां कौन कौन सी हैं, उन पर भी बात करते हैं। तो पॉइंट हमारा होगा कुछ अन्य प्रकार की भूमि। क्या होगा? कुछ अन्य प्रकार की भूमि। ये ऐसी भूमियां जिनसे राजा को पैसा मिल रहा। बेटा क्या मिल रहा है? राजा को पैसा मिल रहा है। इनमें एक पहली भूमि है बेटा मुयाली भूमि। क्या है? मुयाली भूमि। अच्छा, मुयाली भूमि कौन है? अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सुनना जरा सा भाई, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, माने बच्चे नहीं है, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो नॉमिनी नहीं है, तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति भूमि किसके पास चली जाती थी? राजा के पास चली जाती थी। ऐसी भूमि को हम क्या कहते थे बेटा? मुयाली भूमि कहते थे। क्लियर है बात? दूसरी भूमि का नाम था गयाली भूमि। क्या नाम था रे, जल्दी बताओ? दूसरी भूमि का नाम था गयाली भूमि। अच्छा, अब ये गयाली भूमि किसे कहते थे?
जैसे किसी बंदे ने पलायन कर दिया, एक गांव से छोड़ करके वो कहीं और चले गया, तो उसने अपनी जमीन छोड़ दी, क्योंकि वो जमीन किसी और को नहीं बेच सकता था, क्योंकि राजा प्रमुख होता था। तो जब उसने एक गांव से दूसरे गांव वो चले गया, तो वो अपनी भूमि को नहीं बेच सकता था, तो उसकी जो भूमि छूट जाती थी उसे कहा जाता था गयाली भूमि। तो गयाली भूमि किसे कहा? गांव छोड़ने वाले की भूमि। क्या कहा बोलो तो? गांव छोड़ने वाले की भूमि को गयाली भूमि कहते थे। तीसरे नंबर की भूमि अगर आप पवार काल में देखोगे तो उसे कहते थे औताली भूमि। क्या कहते थे बेटा? औताली भूमि। सुनना जरा, सुनना। अच्छा, अब आप सोचो सर मुयाली और औताली लगभग एक जैसी जैसी लग रही है, जरा इस पे बात करेंगे पहले। औताली किसे कहा जाता था? ऐसा व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मृत्यु हो गई उनकी और उनके एक भी बच्चे नहीं है, तो उस भूमि को हम क्या कहा जाता था? औताली। देखो पहाड़ों में गंदा वर्ड यूज होता है उन लोगों के लिए जिनके बच्चे नहीं होते, उनके लिए वर्ड आता औता। क्या कहा जाता? औता। पुराने जमाने में कहा जाता था, अब तो लोग सभ्य हो गए, अब ऐसा नहीं कहते, औता कहते थे। तो औता ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था, चाहे स्त्री पुरुष में, कि जिनके बच्चे नहीं होते थे, बच्चे हैं ही नहीं, उनकी भूमि को औताली। बच्चे थे, मर मुरा गए, कुछ ऐसी बात हो गई कि बेटियां बेटियां थी, चली गई शादी करके, ऐसी वाली भूमि को तो हम मुयाली कहते थे। लेकिन बच्चे हैं ही नहीं, उस व्यक्ति अगर वो मर गया तो उसकी भूमि को क्या कहते थे बेटा? औताली भूमि कहते। क्या ये तीन बात की भूमि समझ में आ गई? चौथे नंबर की भूमि है अग्रहार भूमि। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, उसका नाम था अग्रहार भूमि। अच्छा, अग्रहार भूमि क्या है? अग्रहार भूमि कहते थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, विद्वान ब्राह्मणों को तो क्या मिल रही है? संकल्प या विष्णु प्रीति, लेकिन और ब्राह्मणों को जो किसी और भी अच्छे काम कर रहे हैं, उनको जो भूमि दी जा रही है उसे कहा जाता था अग्रहार भूमि। कैसी भूमि? जल्दी बताओ दो। अग्रहार भूमि। एक और भूमि थी 5वें नंबर पर, उसे कहा जाता था सदावर्त भूमि। सदावर्त भूमि। सदावर्त भूमि किसे कहते थे? मंदिरों की भूमि। मंदिरों या फिर धार्मिक आयोजन जहां पर हो रहे हैं, धार्मिक आयोजन वाली जो भूमि होती थी, जो राजा द्वारा प्रदान की जाती थी, ऐसे भूमि को हम कहते थे बेटा सदावर्त भूमि। क्या भूमि कहा जाता था रे? सदावर्त भूमि। तो आपको मैंने अभी जो पॉइंट बताए हैं भू व्यवस्था के अंतर्गत, मैंने भूमि को दो भागों में डिवाइड किया। पहला था कि राजा अपनी भूमि को स्वामित्व कैसे दूसरों को देता है, उनमें पहला था संकल्प भूमि, दूसरा था जागीर भूमि, तीसरी थी रौत भूमि। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कुछ अन्य प्रकार की भूमि बताई, जिनमें मुयाली, गयाली, औताली, अग्रहार और सदावर्त जो है भूमि, करीब करीब 5 प्रकार की ये भूमि है।